नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। आपको याद होगा कि हमने आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की थी। हमारे नए प्रोग्राम का नाम था पीटी स्पेशल। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम मुख्य तौर पर पिछले साल की जो ज़रूरी घटनाएं रही हैं उन घटनाओं को एक बार याद करने की, एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि यदि उनसे जुड़ा कोई सवाल हमारे प्रश्न पत्र में आता है, हमारे एग्जाम में आता है, तो उस सवाल को हम आसानी से हल कर सकें। आज की इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर पॉलिटी सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी पहली खबर यानी पहली न्यूज़ की बात करते हैं। तो आज की हमारी जो पहली खबर है वो मुख्य तौर पर पर्सनैलिटी राइट से जुड़ी हुई है। दरअसल खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि बीते दिनों भारत के बहुत एक प्रसिद्ध अभिनेता यानी कि अमिताभ बच्चन द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। उन्होंने अपनी याचिका में मुख्य तौर पर पर्सनैलिटी राइट की मांग की थी। उन्होंने अपनी याचिका में बताया था कि भारत समेत तो जो दुनिया भर की कंपनियां हैं वो कंपनियां उनकी अनुमति के बिना उनके नाम का इस्तेमाल कर रही हैं, उनकी आवाज़ का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी पर, उनके व्यक्तित्व पर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे में उन्होंने इन तमाम गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की थी एक याचिका दायर करते हुए। तो ये तो हालिया संदर्भ की बात हुई, खबर की बात हुई। अब इस पूरे विषय में पर्सनैलिटी राइट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसका क्या मतलब होता है? पर्सनैलिटी राइट की बात करें तो ये किसी इंसान के व्यक्तित्व की रक्षा करने संबंधी एक अधिकार है, यानी उसकी पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ एक अधिकार है। इस अधिकार को हम निजता के अधिकार के हिस्से के तौर पर भी देख सकते हैं, यानी प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी के हिस्से के तौर पर भी देख सकते हैं, और संपत्ति के अधिकार के हिस्से के तौर पर भी देख सकते हैं। अब ये जो पर्सनैलिटी राइट है, इस राइट का इस्तेमाल मुख्य तौर पर जो फेमस लोग होते हैं, जो मशहूर लोग होते हैं, उन लोगों द्वारा किया जाता है, क्योंकि अक्सर उन लोगों की पर्सनैलिटी को नुकसान पहुंचाने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा रहता है। उनकी आवाज़ का इस्तेमाल कर लिया जाता है, उनके हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर लिया जाता है, साइन का इस्तेमाल कर लिया जाता है, उनके चेहरे का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए इस तरह का जो अधिकार है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब पर्सनैलिटी राइट में शामिल क्या होता है उसकी बात करें तो वर्तमान समय में भारत में पर्सनैलिटी राइट की कोई कानूनी परिभाषा मौजूद नहीं है, लेकिन जो अलग अलग अदालतों के डिसीजंस आए हैं उन डिसीजंस के आधार पर हम पर्सनैलिटी राइट को मुख्य तौर पर निजता के अधिकार के हिस्से के तौर पर ज़रूर देख सकते हैं। अलग अलग अदालतों ने अपने निर्णयों में मुख्य तौर पर व्यक्ति के नाम को, उसके पर्सनैलिटी के जो लक्षण होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, उस पर्सनैलिटी स्पेसिफिक जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को भी इसका हिस्सा माना गया है। इसके अलावा हस्ताक्षर को, साइन को, आवाज़ को और इस तरह की तमाम चीज़ें जो कि उस व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं, इन तमाम चीज़ों को पर्सनैलिटी राइट का हिस्सा माना जा सकता है। इसके अलावा और विशेष बात करें तो पर्सनैलिटी राइट को भारत में ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 के जरिए प्रशासित किया जाता है, गवर्न किया जाता है। इसके अलावा इससे जुड़े और पहलुओं की बात करें तो मुख्य तौर पर पर्सनैलिटी राइट के दो प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रकार ये है कि आप संविदात्मक मुआवजे के बिना प्रचार ना करने देने का भी अधिकार होता है, यानी यदि आप चाहें तो आप किसी व्यक्ति को अपने विशेषताओं का प्रचार ना करने का अधिकार प्राप्त होता है आपको, कि आप उस व्यक्ति को मना कर सकते हैं कि आप मेरी विशेषताओं का प्रचार नहीं कर सकते जब तक कि आप उस संबंध में मुझे कोई मुआवजा नहीं दे देते। ये तो पहला प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार ये है कि आप कोई व्यक्ति बिना अनुमति के आपके व्यक्तित्व का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकता, आपकी पर्सनैलिटी को एक पब्लिक फोरम पे पेश नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ये जो पहला प्रकार है, इस पहले प्रकार को हम संपत्ति के हिस्से के तौर पर देख सकते हैं, संपत्ति के अधिकार के हिस्से के तौर पर देख सकते हैं, और जो दूसरा प्रकार है उस दूसरे प्रकार को हम निजता के अधिकार के हिस्से के तौर पर देख सकते हैं। और आपको साल 2015 का वो मामला याद होगा जब मद्रास हाई कोर्ट ने एक फिल्म पर रोक लगा दी थी। फिल्म का नाम था मैं हूं रजनीकांत, लेकिन फिल्म में सबसे विशेष बात ये थी कि फिल्म का कहीं भी रजनीकांत सुपरस्टार से कोई संबंध नहीं था। तो उन्हीं की याचिका के आधार पर मद्रास हाई कोर्ट ने इस पूरी फिल्म पर रोक लगा दी थी, इसकी रिलीज पर रोक लगा दी गई थी। तो जाहिर तौर पर एक विशेष मामला था और इस मामले के आधार पर हम पर्सनैलिटी राइट को बहुत विस्तार से समझ सकते थे।
तो ये तो पर्सनैलिटी राइट की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो मुख्य तौर पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टी के दर्जे से जुड़ी हुई है। दरअसल खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि साल 2022 में गुजरात विधानसभा के चुनाव आयोजित हुए थे। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी ने भी हिस्सा लिया था और आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों के दौरान तकरीबन 13% वोट हासिल किए थे। और 13% वोट हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी वहां पर राज्य स्तरीय पार्टी बन गई थी और इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर उसे नेशनल पार्टी का दर्जा भी प्राप्त हो गया था। और उस समय जब गुजरात विधानसभा के चुनाव आयोजित हुए थे, उस समय आम आदमी पार्टी देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी। लेकिन हाल ही में चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक नया अपडेट जारी किया है। जो अपडेट ये बताता है कि वर्तमान समय में भारत में केवल 6 राष्ट्रीय पार्टी ही मौजूद हैं। इनमें से एक आम आदमी पार्टी है, इसके अलावा बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है और इस तरह की तमाम अन्य दल हैं। तो वर्तमान समय में भारत में कुल 6 नेशनल पार्टी शामिल हैं। तो ये तो हालिया कॉन्टेक्स्ट की बात हुई। अब इस संबंध में राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे का मतलब क्या होता है, इसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं, इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। तो नेशनल पार्टी का मतलब होता है कि ऐसी पार्टी जिसकी राष्ट्रव्यापी उपस्थिति मौजूद हो, जो कि नेशन वाइड स्तर पर मौजूद हो। ये पार्टियां ऐसी पार्टियां होती हैं जो केवल क्षेत्रीय स्तर पर सीमित नहीं होती हैं, यानी कि कोई पार्टी केवल राज्य तक सीमित नहीं है। वो पार्टी देश के बहुत सारे हिस्सों में काम कर रही है, केवल एक विशेष राज्य में या विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि नेशन वाइड लेवल पर वो पार्टी काम कर रही है। और ऐसी पार्टियों को अक्सर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। कौन देता है ये दर्जा? तो ये दर्जा देने की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी मुख्य तौर पर भारत के चुनाव आयोग को दी गई है। और इस संबंध में जो नियम है वो चुनाव आयोग की एक पुस्तिका है जो कि 2019 में जारी की गई थी। इस पुस्तिका के आधार पर, इस हैंडबुक के आधार पर चुनाव आयोग किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है। और इसी पुस्तिका में चुनाव आयोग ने कुछ नियम भी निर्धारित किए हैं। उन नियमों और उन शर्तों की बात करें तो भारत में किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा तब दिया जाएगा। इस संबंध में 3 शर्तें निर्धारित की गई हैं। पहली शर्त यह है कि यदि वो जो दल है वो 4 या फिर 4 से अधिक राज्यों में राज्य या फिर क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है, तो भी चुनाव आयोग उस दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे देगा। इसके अलावा यदि वो दल लोकसभा या राज्य के विधानसभा चुनावों में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लेता है, यानी कि चुनावों में अगर जो जितने भी मत पड़े हैं, जितने भी वोट पड़े हैं, उनमें से अगर 6% वोट मिल जाते हैं 4 अलग अलग राज्यों में, तो भी उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर एक शर्त और जुड़ी हुई है कि उस पार्टी को 4 लोकसभा सीटें प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा। ये तो दूसरी शर्त हुई। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त ये कहती है कि यदि कोई पार्टी कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें प्राप्त कर ले, तो भी उस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये वो 3 शर्तें हुई जिन शर्तों के आधार पर चुनाव आयोग किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है या फिर किसी पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लेता है। जैसे सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया, तृणमूल कांग्रेस से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है तो उस पार्टी को इससे लाभ क्या होगा, उसका प्रॉफिट क्या होगा? उस प्रॉफिट को जानने की कोशिश करें तो इसमें सबसे पहला लाभ यही होगा कि उस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसमें एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि उस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो देश के किसी भी हिस्से में अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनका जो चुनाव चिन्ह होगा वो वही चुनाव चिन्ह होगा जो कि पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो ये इसमें सबसे बड़ा लाभ होता है। इसके अलावा इन पूरे चुनावों के दौरान जो भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, उन पार्टियों को आम चुनावों की प्रक्रिया में अपने प्रचार को बढ़ावा देने के लिए, अपने कैंपेन को बढ़ाने के लिए प्रसारण हेतु आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी बैंड मिलता है, आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी स्लॉट मिलता है, ताकि वो अपने कैंपेन को नेशन वाइड स्तर पर पहुंचा सकें। ये दूसरा लाभ हुआ। इसके अलावा तीसरा लाभ ये है कि जो भी राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उनको तकरीबन 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने की अनुमति होती है। और जो स्टार प्रचारक होते हैं उनकी यात्रा का जो खर्चा रहता है वो उम्मीदवार के खर्चे में शामिल नहीं होता है। तो जाहिर तौर पर यह भी उस पार्टी को बहुत बड़े लाभ के तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय पार्टी होती हैं उन पार्टियों को भारत सरकार द्वारा अपना मुख्यालय बनाने के लिए
सरकारी ज़मीन भी दी जाती है, ये भी एक बड़ा लाभ है। इसके अलावा निर्वाचक नामावलियों के 2 सेट उन पार्टियों को निःशुल्क दिए जाते हैं और साथ ही मतदाता सूची की एक प्रति भी उन्हें मुफ्त में दी जाती है, कॉपी भी मुफ्त में दी जाती है। तो ये उन तमाम प्रॉफिट्स की बात हुई, तमाम लाभों की बात हुई जो कि एक पार्टी को देखने को मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी अगली जो खबर है वो प्रत्योजित विधान से जुड़ी हुई है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से जुड़ी हुई है। दरअसल खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने एक डिसीजन में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जो नियम या कानून बनाए जाते हैं वो नियम या फिर कानून संसदीय कानून का स्थान नहीं ले सकते हैं और संसदीय कानून की क्षेत्राधिकार से भी बाहर नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में स्पष्ट तौर पर कहा कि ये जो प्राधिकरण द्वारा कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, ये संसद के कानून के पूरक के तौर पर काम करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि उस कानून की सहायता की जा सके। और इस पूरे डिसीजन के बाद भारत में जो प्रत्योजित विधान है, इस पूरी विधि का, इस पूरे मेथड का जो उपयोग है वो एक बार फिर से चर्चा में आ गया। तो ऐसे में इसको समझ लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस पर विस्तार से बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जो संसद है या फिर जो विधायिका है वो शासन के सभी पहलुओं से एक साथ निपटने में सक्षम नहीं होता है। यानी कि जो हमारा संसद है या फिर जो राज्य की विधानसभाएं हैं वो सभी पहलुओं पर, सभी मामलों पर एक साथ विचार नहीं कर सकती हैं, सभी कामों को एक साथ नहीं किया जा सकता। और इसी को ध्यान में रखते हुए संसद कुछ कार्यवाहियों को कार्यपालिका को ट्रांसफर कर देता है। यानी जो संसद है वो कुछ काम को सरकार को दे देता है या फिर किसी अथॉरिटी को दे देता है। उसको ये अधिकार दिया जाता है कि वो इस संबंध में कानून पारित कर सकते हैं, संबंध में नियम लागू कर सकते हैं। और इसी तरह के नियम को हम प्रत्यायोजित विधान कहते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। तो ये तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात हुई। इसके अलावा संसद, विधानसभा कानून पारित कर किसी को कानून बनाने की शक्ति दे सकते हैं। यानी कि संसद को ये अधिकार है कि वो कोई कानून पारित करके किसी दूसरे प्राधिकरण को, किसी दूसरी अथॉरिटी को ये अधिकार दे सकता है कि वो उसके बिहाफ पर कानून बना सकें। हालांकि यहाँ हमने पहले ही बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जो नियम होगा वो मूल कानून के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो ये तो प्रत्यायोजित विधान की बात हुई। इसके अलावा इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस भी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन है वो है हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ 1959 का मामला। इस पूरे मामले में मुख्य तौर पर भारत सरकार द्वारा साल 1954 में या फिर संसद द्वारा साल 1954 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम पारित किया गया था। और इस अधिनियम के जरिए मुख्य तौर पर केंद्र सरकार को विशिष्ट बीमारियों और स्थितियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया था। तो लेकिन कई जानकारों द्वारा कहना था कि ये जो अधिकार है, ये अधिकार वो पूरा जो कानून बनाया गया था, जो पेरेंट कानून था, उसके क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करता था। और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार पूरी तरह से, सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को समाप्त कर दिया था, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि ये जो अधिकार है ये पूरी तरह से अनैतिक है और इन्हीं शक्तियों को रद्द कर दिया गया था। तो ये मामला बहुत ज़्यादा विशेष था और इसकी वजह से जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को लेकर एक सीमाएं तय की गई थी, एक बाउंड्री निर्धारित की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसके अलावा कुछ और स्थितियां भी हैं जहां पर इस तरह के अधिकारों का उपयोग नहीं किया जा सकता है या फिर कानून पूरी तरह से इनवैलिड हो जाता है। कौन कौन सी हैं? तो जैसे यदि कोई कानून मौलिक अधिकार या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो भी उस तरह का नियम पूरी तरह से इनवैलिड हो जाता है। इसके अलावा यदि कोई कानून मूल कानून का उल्लंघन करता है तो भी वो इनवैलिड हो जाता है, या फिर यदि उस प्रावधान को मनमाने ढंग से लागू किया गया हो तो भी उसको इनवैलिड करार दिया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये भी कहा था कि यदि कोई कानून प्राथमिक कार्यों का हस्तांतरण करता है, यानी कि संसद के कुछ बेसिक काम होते हैं, कुछ प्राथमिक काम होते हैं, और यदि संसद उन्हीं कामों को किसी दूसरी अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देगी तो आखिर संसद क्या काम करेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद अपने मूल कामों को, अपने प्राथमिक कामों को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। हालांकि जो दूसरे काम है, जो गौण काम है, जो कि सेकेंडरी काम है, उन कामों को किसी अथॉरिटी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो पेसा अधिनियम से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम संबंधी
कुछ नियमों को लागू किया गया और इन नियमों को लागू करने के बाद से छत्तीसगढ़ भारत में ऐसा करने वाला 7वां राज्य बन गया। इससे पहले कौन कौन से राज्य थे? तो इससे पहले आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों ने इस संबंध में कानून बनाए हुए थे। आगे बढ़ते हैं, पेशा अधिनियम क्या है इस संबंध में बात करते हैं। तो साल 1996 में भारत सरकार द्वारा दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए और इस समुदाय को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए इस पूरे एक्ट को लागू किया गया था। ये पूरा एक्ट जो है, मुख्य तौर पर इस पूरे एक्ट को लागू करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है और इस पूरे एक्ट को भारत में संविधान के भीतर एक संविधान के तौर पर भी परिभाषित किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा एक्ट है ये भारत में पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान हैं, जो कि भारत में भाग 9 में दिए गए हैं, उस भाग 9 के प्रावधानों को आदिवासी या फिर अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये जो आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्रों की बात हुई है, ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो इसमें मुख्य तौर पर भारत के 10 राज्य शामिल हैं। इसमें पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। अब हमने पहले ही बात की कि इसमें से 7 राज्यों ने पहले ही नियम बना लिए हैं और अभी तक 3 राज्यों ने नियम नहीं बनाए हैं। तो ये तो नियमों की बात हुई। इसके अलावा इस पूरे एक्ट के कुछ और भी फीचर्स हैं। उन फीचर्स की बात करें तो इस पूरे एक्ट के तहत राज्य सरकार के लिए या फिर राज्य के कानूनों के लिए ज़रूरी है कि जो आदिवासियों से जुड़े जो रीति रिवाज हैं, उन रिवाजों को कानून में शामिल किया जाना ज़रूरी है, यानी कि आदिवासियों का ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि मुख्य तौर पर हर जिले स्तर पर, हर एक गांव में एक ग्राम पंचायत का भी गठन किया जाएगा और जो ग्राम पंचायत होगी मुख्य तौर पर उसमें वो सभी लोग शामिल होंगे जो कि उस गांव के इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हैं, यानी जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त है। तो जाहिर तौर पर ये बहुत विशेष काम है। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत होगी, उस ग्राम पंचायत को ग्राम स्तर पर जो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो तमाम अधिकार हैं, वो अधिकार दिए जाएंगे। और साथ ही इसके अलावा रिजर्वेशन की भी बात की गई है इस पूरे अधिनियम में, यानी कि जो ग्राम पंचायत होंगी वहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट है, उनके जो शेड्यूल ट्राइब है, उन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है। तो ये जो पूरा एक्ट है बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है, खासतौर पर भारत के आदिवासी क्षेत्रों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अंतिम खबर पर बात करते हैं। हमारी अंतिम जो खबर है वो मृत्युदंड से जुड़ी हुई है, कैपिटल पनिशमेंट से जुड़ी हुई है। खबर दरअसल चर्चा में इसलिए आई क्योंकि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए मृत्युदंड की प्रक्रिया पर पुनः विचार करने की शुरुआत की गई है कि यानी भारत में कैपिटल पनिशमेंट दी जानी चाहिए या फिर नहीं दी जानी चाहिए। इस पूरे विषय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बार फिर से एक नए सिरे से विचार किया जा रहा है। इस पर विस्तार से बात करें तो मृत्युदंड के पहले परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। मृत्युदंड की बात करें तो इसे हम एक कानूनी प्रक्रिया के तौर पर देख सकते हैं, जिस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से किसी व्यक्ति को सजा के तौर पर मृत्यु का दंड दिया जाता है, उसकी लाइफ को समाप्त कर दिया जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है हम जानते हैं कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन काल से ही दुनिया की तमाम सभ्यताओं में सजा देने के एक मेथड के तौर पर मृत्युदंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कौन कौन से अपराधों में मृत्युदंड दिया जा सकता है? तो बहुत सारे अपराध हैं, लेकिन बहुत गंभीर अपराध हैं। जैसे हत्या का अपराध हो गया धारा 302 आईपीसी की। इसके अलावा डकैती का अपराध हो गया धारा 396। इसके अलावा आपराधिक षड्यंत्र धारा 120B। और साथ ही अगर आप भारत सरकार के खिलाफ किसी युद्ध की, किसी दूसरे तरह की गतिविधि की शुरुआत करते हैं, सरकार के विरोध में जाते हैं, तो भी उसके तहत आपको मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा भारत में इससे संबंधित कुछ आपराधिक मामलों की भी बात करते हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस की भी बात करते हैं, जिन डिसीजंस के माध्यम से भारत में जो कैपिटल पनिशमेंट है उससे संबंधित तमाम पहलुओं को निर्धारित किया गया है। इस संबंध में जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है वो है जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973 का मामला। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन से वंचित करने का अधिकार जो है उसको संवैधानिक अधिकार के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है इसके लिए कि ये जो जीवन के अधिकार से वंचित किया जा रहा है ये जो है पूरी तरह से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाए,
यानी कि कानून के तहत किया जाए, ऐसा किसी दूसरे मेथड के तहत नहीं किया जा सकता है। ये तो पहला मामला हुआ। इसमें दूसरा मामला था बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1900 का मामला, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस पूरे डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में केवल दुर्लभतम या फिर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में ही मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए। तो ये भारत में कैपिटल पनिशमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसके अलावा तीसरा जो डिसीजन है वो है मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 का मामला। इस 1983 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था कि दुर्लभतम मामला कब माना जाएगा, यानी कब किसी मामले को बहुत रेयर माना जाएगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रश्न निर्धारित किए थे, कुछ सवाल तय किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब किसी कोर्ट को, किसी अदालत को मृत्युदंड की सजा देनी होती है तो उसे ये तय करना चाहिए, इस विषय पर विचार करना चाहिए कि क्या जो अपराध है वो इतना असाधारण है, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि उस अपराध से निपटने के लिए भारत में कोई और दूसरा कानून मौजूद नहीं है, और अगर है ऐसा अपराध तो इस संबंध में हमें कानून का पालन करना चाहिए। इसके अलावा केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही मृत्युदंड की बात की गई थी, जैसे कि हत्या हो गई या फिर इसमें भी बहुत बर्बरता से यदि हत्या की गई है, तो इस तरह के जो मामले हैं, जो अपराध का मामला है, जो आतंकवाद का मामला है, इन मामलों में मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। तो ये तो हमारी खबरों की बात हुई। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यदि भारत में किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है तो उस पार्टी को कितने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने का अधिकार मिल जाता है, कितने स्टार कैंपेनर्स की सूची जारी कर सकती है। आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की दूसरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो इसकी PDF आपको हमारे वीडियो के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।